नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो अपना जो समकालीन भारत फर्स्ट वाली बुक है उसमें 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसी किताब में आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अफवाह। ठीक है, अफवाह में क्या होता है और क्या नहीं होता है, किस तरह की अफवाह। वैसे बेसिकली देखा जाए तो नदी तंत्र जो होता है उसी को अफवाह कहा जाता है। ये सिंपल सी बात आप समझो, नदी तंत्र की व्याख्या करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आओ आज हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत में ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो किस तरह से कहाँ से निकलती है और किन किन क्षेत्रों से बहती है, क्या क्या उनके उपयोग हैं और किस तरह की उनकी संरचनाएँ हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, पहली लाइन से किताब खोल लो सब और चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 16। ठीक है, देखो पहले शब्द से, अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखो, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय में हो जाता है, जैसे झील हो या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो यहाँ से, अफवाह द्रोणी क्या होती है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहा जाता है। मानचित्र को देखने पर आपको ये पता लगेगा कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत है, उच्च भूमि, 2 पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। जो 2 द्रोणियाँ होंगी वो क्या करती है, उनको अलग कौन करता है, पर्वत या भूमि का जो ऊंचा भाग होता है वो उसको क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, इस प्रकार की उच्च भूमि को हम जल विभाजक कहते हैं। जैसे आप ये चित्र देख रहे हो जल विभाजक, मान लो ये देखो, इधर यहाँ से जल बह रहा है, इधर बह रहा है, तो ये बह रही थी, तो यहाँ से इसको इस जल विभाजक ने क्या कर दिया, इसको काट दिया, अलग कर दिया, तो ये 2 श्रेणियों में बट गई। ठीक है, आगे देखो, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। ठीक है, और अब हम देखेंगे भारत में अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ तथा दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब आप क्या समझे इन 2, हिमालय की नदियाँ मतलब वे नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, जिनका उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय से, और प्रायद्वीपीय नदियाँ वो है जो प्रायद्वीपीय भारत से जिनका उद्गम होता है। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं, एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती है, क्योंकि हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उनमें 12 महीने पानी रहता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अलावा, जैसे बारिश का पानी तो इसमें आता ही है, उसके अलावा जो ऊंचे पर्वतों पर जो बर्फ़ जमी होती है वो पिघलने से इन नदियों को जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। कहाँ से निकलेगी, हिमालय से, और वो वहाँ से निकल करके कहाँ पहुँच जाती है, अंत में समुद्र में पहुँच जाती है। दोस्तों एक शब्द आया इसमें, गार्ज। गार्ज क्या होता है, देखो ये जो चित्र देख रहे हो आप, इस किसी गार्ज का है। अब मान लो ये कोई नदी है, जैसे गंगा है या फिर मान लो सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो ये जो पहाड़ों से निकल रही है, दोनों तरफ पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ों के बीच जो सकरी सी नाली के जैसा एक ये बेरिए नाली में ऐसे, तो उसी सकरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। ये अपने ऊपरी भाग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, तीव्र अपर्दन करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। ठीक है, क्या क्या करती है नदियाँ, जैसे वहाँ से पहाड़ों से उतरकर जब ये नीचे आती है, वहाँ से बहुत तेज़
धार के रूप में ये वहाँ से निकलती है, कहाँ से, पहाड़ों से। देखो आप इस तरह की आकृतियाँ बनाती हुई आती है। नदी का जो मुख्य स्रोत होता है, ये देखो सबसे पहले यहाँ से मान लो नदी निकली और वो कितने धीरे 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 ये ऊपरी भाग है, यहाँ से बहुत तेज़ बहेगी और ये छोटे से गार से एक नाली जितने में ही बहती हुई आती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसका ऊपरी भाग होता है नदी का। मध्य भाग में जब नदी आ जाती है तब क्या होता है, इस तरह की आकृति बनाती हुई, ये देखो सर्प के जैसे वी सर्प का आकार बनाती, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घूमती घूमती मध्य भाग में। फिर ये जब थोड़ा निचले हिस्सों में आती है तो गोकुर झील का निर्माण करती है। गाय के खुर के जैसे ऐसे जो झील बन जाती है, ये क्या करती है, बहती बहती कभी अपना मार्ग बदल लेती है और जब पहले यहाँ से बह रही थी तो अब इधर से बहने लग जाती है। तो ये जो बीच में झील बनेगी इसको कौन सी झील कहेंगे, गोकुर झील। और इसका जो निचला भाग होता है जहाँ ये समुद्र में मिलने वाली होती है उससे पहले वाला, तो वहाँ पर ये जब ऐसे बहती हुई आएगी धारा के रूप में, बहुत चौड़ाई में ये बहने लग जाती है वहाँ पे। और जब ये समुद्र में मिलती है तो उससे पहले कई धाराओं में बट जाती है। देखो यहाँ देख रहे हो आप चित्र में, ये कई धाराओं में ये नदी बढ़ जाती है। इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। समझ में आ गया आपको बात। गार्ज क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको, विसर्प आकृति क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। जब ये मैदानों में आती है उससे पहले जब ये पहाड़ों से बहकर आती है, मान लो किसी पहाड़ से, यहाँ पहाड़ है, अब इसके साथ जो मिट्टी है पहाड़ों पर जमी हुई है और इसी के साथ में जो रेत है, कंकड़ पत्थर, ये सब अपने साथ बहा करके लाती है। और मध्य और निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोकुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण भी करती है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, अब मैं बताऊँगा प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है, ठीक है। और क्योंकि इनमें प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, यानी जो हिमालय की नदियां हैं वो वर्ष भर उसमें पानी रहता है, और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं मौसमी होती है, अर्थात मौसमी वर्षा ही ये नदियां प्राप्त करती है, ठीक है। तो मौसम की बारिश ही इनमें आ पाती है और तभी तक ये नदियाँ बहती रहती है, ठीक है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, यानी छोटी है, मतलब कम है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। याद रखना, पश्चिमी घाट से तो नदियों का उद्गम होता है और बहती किधर है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, जो किधर है, पूर्व की ओर। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अब आपको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत, ये सब आपको पता होना चाहिए। पिछली 2 क्लासों में हम ये सब बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बारी मानचित्र में ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहले आप एक बार पेज पलटो और ये जो मानचित्र दे रखा है उसको एक बार बहुत ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देख रहे हो सब? देखो, ये जो है हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ से जो नदियाँ निकलेगी इस तरह से या तो इधर जाती है या फिर इधर आती है, ठीक है। यहाँ देखो सिंधु जल नदी जो है ये यहाँ से निकल करके अपना जल इधर ले जाएगी, ये पाकिस्तान में चला जाता है इसका अधिकतर जल। ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, और इधर से व्यास भी आ जाती है और सतलज आ जाती है। ये 5 नदियाँ वैसे पंजाब में बहती है, इसी कारण पंजाब को पंजाब कहते हैं। 5 नदियों का यहाँ पर बहाव है इस कारण से। तो ये हिमालय की जो नदियाँ हैं यहाँ से जो निकलेगी इनमें वर्ष भर पानी रहता है। और इधर ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, ये यहाँ से निकल रही है, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। फिर ये दिहांग कहाँ कहते हैं, असम में, इधर आ जाएगी। फिर ये ब्रह्मपुत्र यहाँ आकर बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, और यहाँ जब आती है इसको पद्मा कहते हैं। ये खैर हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखो प्रायद्वीपीय भारत जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत ये देखो दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में
तीन ओर से यहाँ तक का जो भारत है ये प्रायद्वीपीय भारत है, जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। समझ में आ गया? प्रायद्वीपीय भारत, इसकी जो अधिकतर नदियाँ हैं इस साइड से निकलती है और इधर अपना जल ले जाती है बंगाली खाड़ी में। नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, गोदावरी है, पेन गंगा है, निज़ाम कृष्णा नदी है, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ इस तरह से बहती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो यहाँ का जो तट है इधर का, ये पश्चिमी तट है और इधर के तट को हम पूर्वी तट कहते हैं। ठीक, क्लियर सबके हो? अब वापस पेज पलटो और वहीं आ जाओ जहाँ हमने छोड़ा था। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन सी नदियाँ, हिमालय की नदियाँ। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तीन प्रमुख नदियाँ हैं हिमालय से निकलने वाली, उनमें सबसे प्रमुख है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ लंबी है तथा इनके महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी का तंत्र। मैप में मैंने बताया था कहाँ से निकल रही है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तिब्बत चीन का हिस्सा है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। सबसे पहले ये पश्चिम में इधर से बहती है, पश्चिम की साइड। फिर इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी नदियाँ जैसे जास्कर, न्यूबरा, श्योक, हुंजा इस नदी में आकर मिल जाती है। किसमें? सिंधु में। अब सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित, ये पाकिस्तान के हिस्से हैं, अभी बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। फिर इसमें सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। ये जो सारी नदियाँ आप देख रहे हो, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये आपस में मिलकर के और क्या करती है, अपना जो जल है वो पाकिस्तान में एक जगह का नाम है मिठान कोट, वहाँ पर सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पहले की ओर अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। लंबाई इसकी कितनी है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भारत में कहाँ कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में बहेगी, हिमाचल प्रदेश में बहती है और पंजाब में। उसके बाद अपना शेष जो जल है ये इसका कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में, ठीक है। और पाकिस्तान में भी ये फिर आगे जा कर के कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। देखो, आपको एक पता हो, सिंधु जल समझौता होता 1960 में। उसके अनुसार क्या हुआ था कि इस नदी के प्रक्रम में संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपभोग कर सकता है। कौन? भारत। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। किसका? सिंधु नदी के जल का। क्लियर सभी को? नेक्स्ट है अपनी गंगा नदी। इसमें ये इसकी सहायक नदियों के नाम याद रखना। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील है तिब्बत के पास में, वहाँ से निकलती है। और जम्मू कश्मीर से ये हमारे जो लद्दाख ज़िला है वहाँ से हम भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अब अपना है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी में क्या है? देखो, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। 2 धाराएं होती है ये। देखो, गंगा वैसे तो कहा जाता है कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है, लेकिन वहाँ से एक भागीरथी नाम की नदी निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक और धारा जो होती है अलकनंदा, वो उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, वो इसमें आकर के मिलती है। फिर हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पास उसी के बाद ये क्या होती है? पहले तो ये पहाड़ों में बहती है, फिर उसके बाद हरिद्वार में आकर के ये क्या कहाँ हो जाती है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है।
हिमालय से निकलने वाले बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, गंगा की सहायक नदियाँ हैं ये, घाघरा, गंडक और कोसी। ये नदियों के नाम हैं, ठीक है, नाम ही ऐसे अब क्या कर सकते हैं। तो ये नदियाँ आकर के किस में मिलती है, गंगा में मिलती है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी है, ये बर्फ़ की जो पहाड़ियाँ हैं एक तरह की, है ना। हिमानी किसको कहते हैं, बर्फ़ की पहाड़ियों को। तो वहीं से ये, तो गंगोत्री हिमानी से तो भागीरथी निकलती है, और यमुनोत्री हिमानी से कौन से निकलती है, यमुना। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। त्रिवेणी संगम में एक नदी का और संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती वहाँ पे, बस दो ही धाराएं दिखाई देती है, गंगा और यमुना की। फिर उसके बाद देखो घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है, ठीक है। ये चित्र देखो आप, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम। इधर से ये अलकनंदा आ रही है और इधर भागीरथी आ रही है। ये दोनों यहाँ मिलकर के फिर क्या, किसका निर्माण करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। ये सब पहाड़ों में बेरी, यहाँ पर ये दो धाराएं आ गई और ये किसका निर्माण कर दिए, फिर ये गंगा गंगा बन जाती है। ये तो भागीरथी एक धारा है और इधर से कौन सी है, अलकनंदा, ठीक है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियों में, अब प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है उधर से कौन सी नदियाँ, इसकी किसकी, गंगा की, अपने प्रायद्वीपीय भारत से भी निकल कर जाती है। नदियाँ हो गई चंबल, बेतवा तथा सोन। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है, इनकी लंबाई कम है तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। चंबल नदी का तो पता ही है, ये उत्तर प्रदेश में इटावा में जाकर के यमुना में मिलती है। फिर यमुना नदी अपना जल ले जाकर के किस में डाल देती है, गंगा नदी में डाल देती है। एक बारी मैं आपको चित्र में समझा देता हूँ, देखो ये चित्र देखो आप, बहुत ध्यान से देखना इसको। ये यहाँ से गंगा नदी निकल रही है, देख रहे हो आप, ये दो धाराएं निकल रही हैं यहाँ पे, ये भागीरथी और ये अलकनंदा, ये दोनों यहाँ देवप्रयाग में आकर मिल गई। फिर इससे आगे ये गंगा नदी चल रही है, देख रहे हो बहुत ध्यान से। ये गंगा नदी यहाँ आकर के, अब ये जो है इसी के साथ साथ यमुनोत्री से जो यमुना निकलती है, ये इसके साथ साथ बहती है इधर, इधर बहते हुए ये यहाँ पर ये यमुना की जो कुछ सहायक नदियाँ हैं, ये अपने इधर से ये महू मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकल रही है। ये चंबल नदी निकलते हुए ये अपने राजस्थान में, और ये पहले मध्य प्रदेश में बहती है, फिर राजस्थान में बहती हुई ये अपने कोटा की तरफ से निकलती हुई ये चंबल नदी धौलपुर, और यहाँ से धौलपुर के इधर से आगे निकल के यूपी में, और यूपी में जाकर के इटावा एक जगह है, वहाँ पर ये किस में मिल जाती है, यमुना में। और यमुना नदी अपना जल, फिर यमुना में एक और नदी मिलती है बेतवा नदी, फिर एक और नदी इसमें मिलती है सोन नदी, यहाँ पे मिल रही है। फिर ये जो नदियाँ, ये नदी है ये इधर से अपना जल ले जा करके यहाँ पे, कहाँ पे, इलाहाबाद में, यहाँ इलाहाबाद है, तो यहाँ अपना जल ये यमुना किस में ले जाएगी, गंगा में। और फिर गंगा यहाँ से बहती हुई, देखो ये बिहार में बहती हुई, बिहार में इसमें गंडक नदी मिलेगी, घाघरा मिलेगी, कोसी नदी मिलेगी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। फिर यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलती हुई ये सीधा अपना जो बांग्लादेश के पास से यहाँ से निकलेगी, और फिर यहाँ होकर के पश्चिम बंगाल में होते हुए यहाँ पर क्या करती है, अपना जल कहाँ ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। आगे बात समझ में। ऐसे ही हम आगे जो पढ़ेंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, इनमें से कुछ नदियाँ जो इधर जाती है और बाकी सब इधर आती है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे, इसके बाद आप एक बार ब्रह्मपुत्र को भी देख लो, मैं फिर बार बार मैप पे नहीं बताऊँगा। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, देखो यहाँ से निकली, यहाँ से निकलने के बाद ये चीन में इसको सांगपो नदी कहते हैं, किसको, ब्रह्मपुत्र को। फिर यहाँ असम में इसको दिहांग कहते हैं। फिर यहाँ से ये यहाँ पे असम का जो डिब्रूगढ़ है ये इसी नदी के किनारे है। यहाँ से आप निकलोगे ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, और यहाँ से आकर के ये वापस
और यहाँ जब ये गंगा में इसकी जो एक धारा मिलती है तो इसको जमुना भी पद्मा भी कहा जाता है, और यहाँ से फिर ये अपना जल कहाँ ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। ये चित्र से आप बहुत क्लियर समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पेज से वापस आ जाओ। इसमें देखो, बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के परखा तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसके एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक धारा बन जाती है और ये समुद्र में मिलने से पहले इसको क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहते हैं, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, गंगा की लंबाई है 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो आप गंगा नदी के अफवाह तंत्र को उस चित्र में देख सकते हैं 3.4 में, जो अभी मैंने बता दिया। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अगली नदी अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर एक झील है, उससे पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ऐसे तो कहा जाता है राकस ताल से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ ज़्यादा है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है ना, भारत से बाहर ज़्यादा बहती है। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा पर्वत है एक 7757 मीटर ऊंचा, के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे यहाँ दिहांग के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, दिहांग। तथा दिहांग, लोहित, केरुला दूसरी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती है। असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। याद रखना, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। पूछा जाए आपसे, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहते हैं, असम में। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, वहाँ इसको दिहांग कहते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज से देखो। तिब्बत एक शीर्षवृत्त शुष्क क्षेत्र है। यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? हाँ याद है, इसमें किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये असम में एक द्वीप बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जिसको कहते हैं माजुली द्वीप। लिख लेना, माजुली द्वीप असम में है। ठीक, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की निक्षेपण मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। ठीक है, अब ये गंगा जो है, गंगा थी, ब्रह्मपुत्र थी और सिंधु थी, ये तीनों हिमालय की नदियाँ थी। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है,
तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है, यानी नर्मदा नदी और एक तापी नदी, यही अपना जल अरब सागर की तरफ ले जाती है। बाकी सब नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। लेकिन नर्मदा और तापी दो नदियां पश्चिम से पश्चिमी घाट में ये किधर से बहती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। भारतीय नदियों की अपवाद द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियाँ। नर्मदा, सबसे पहले नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के पास से होता है। ये पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के पास संगमरमर के सेलों में ये नदी गहरे गाज से बहती है तथा जहाँ ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कहाँ पर? जबलपुर में। पूछा जाए धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तापी, देखो ये सब पश्चिमी घाट से उद्गम होता है और ये अरब सागर में जाती है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। ये नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी वही सकड़ी घाटी जो होती है, लेकिन इनकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताओ जहाँ नदियाँ नहीं बहती है कुछ नदियाँ, अब इसमें मैप में देखेंगे। गोदावरी, द्रोणी। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीप के भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के डालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ये बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाद तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है और बड़े आकार विस्तार के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से तथा महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से तथा ये ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है महानदी की। इसकी अपवाद द्रोणी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में, यानी इन राज्यों में ये नदी बहती है। कौन सी? महानदी। अगली आ गई अपनी कृष्णा नदी। ठीक है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी नदी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसकी द्रोणी कहाँ बहेगी? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ देखो, क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोणार्क स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ जल विद्युत का संयंत्र भी है, जिसकी विद्युत मैसूर कर्नाटक में है, बंगलोर और कोलार क्षेत्र को मिलती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये धुआंधार जलप्रपात। तो किस में था? ये था अपना नर्मदा नदी पे। ठीक है, वैसे जोग जलप्रपात का नाम सुना होगा आपने,
ऐसे कई जलप्रपात हैं जो हैं नदियों पर बने होते हैं, यानी ऊंचाई से पानी गिरता है नीचाई पे, वही जलप्रपात कहलाता है। इन बड़ी नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति को ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग जल से ढका है, सभी जानते हैं, लेकिन इसका 97% भाग क्या है, खारा है। केवल 3% नदी स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है, यानी बर्फ के रूप में है। हम पढ़ेंगे झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झीलें वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन तैराकी जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कश्मीर में अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तो क्या होता? क्या वे उतना आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अलावा मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? झील कहा जाता है। यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, झील किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले यानी गड्ढे वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। जो बड़े आकार की झीलें होती हैं उनको समुद्र कहते हैं, जैसे कैस्पियन सागर है, मृत सागर है, अरल सागर है। ठीक है। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें हैं। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु नदियाँ और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार तटीय क्षेत्रों से लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। ठीक है, पेज पलट लो। अंतर्देशीय वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील जो एक लवणीय झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है, यानी बर्फ़ से बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। ठीक है ना, कोई गड्ढा बन गया बहुत चौड़ा और उसमें जो फिर बर्फ़ पिघला और उसका जो पानी है वो किस में आ गया? उन गड्ढों में आ गया। या किसी क्षेत्र में शिलाओटा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? वुलर झील प्राकृतिक झीलों में से एक है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बाड़ा पानी कुछ अन्य मीठे पानी की झीलें हैं। इनके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए भी नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना में ये बांध बना रखा है वहाँ पर। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव से सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता वो पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ठीक है, अब देखो नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों में के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार करो जो नदी के किनारे स्थित हैं। ऐसे हम बहुत से बता सकते हैं, जैसे कोटा, अपना कोटा भी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? चंबल नदी के किनारे। ठीक है,
किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। ठीक है। नदी प्रदूषण। नदी जल में घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घट जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। क्लियर है? तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और वीडियो थोड़ा इसका लंबा हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको बाद में करवा देंगे, है ना। और हो सकता है आप कुछ क्वेश्चन जो जितने आपको मिल जाते हैं बुक में ढूंढे करो। आप बड़े बच्चे हो और इतने छोटे भी नहीं हो, 9th के हो, तो थोड़ा देख लिया करो। ठीक है। बाकी फिर मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ओके। तो बच्चों ये इसके अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ठीक है। जय श्री राम सबको।